नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि दो वेक्टर एक साथ आते हैं, एक साथ आने के बाद वो एक नए वेक्टर को जन्म देते हैं। इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि फील्ड और करंट ये एक साथ आते हैं, एक साथ आने के बाद ये फोर्स को जन्म देते हैं। तो ये जो फोर्स है ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने का कि ये जो फोर्स जन्म जो लेगा, ये जो फोर्स जन्म लेगा फील्ड और करंट के एक साथ आने से, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। डायरेक्शन तो आप फिर भी बता सकते हो कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे और बता देंगे कि बाहर की तरफ रॉड एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स है अंदर की तरफ। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, मैग्नीट्यूड तो नहीं सिखाते आपको 10वीं क्लास के अंदर कि भाई कितना फोर्स होगा, 2 न्यूटन का, 1 न्यूटन का, पाँच पाँच न्यूटन का, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी रोड। ये तो नहीं सिखाते ना। इसकी कैलकुलेशन आपको 12वीं क्लास में सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है उस फोर्स को, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो किताब आपको सीधा एक फॉर्मूला देती है। किताब कहती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑल इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। अब ये जो फॉर्मूला है बेसिकली आप समझो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। ये फॉर्मूला है कि वो फील्ड और करंट के एक साथ आने से जो फोर्स जन्म लेगा उस फोर्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। समझ गए ना। इस फॉर्मूले को लगा के आप वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन पहली बार में फॉर्मूला सर के ऊपर से जाता है कि यार पता नहीं क्या फॉर्मूला है, कहाँ से आया है। तो इसको पहले मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। एक तो इस बात को याद रखो कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको बीच में से क्रॉस मार के लिखा जाता है, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको डॉट मार के लिखा जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। मेन चीज़ है फॉर्मूला की, फॉर्मूला ये क्या है फॉर्मूला। तो इसको समझने के लिए आप जो मैंने वो समझाया था मैग्नेट वाला पॉइंट, उसी मैग्नेट वाले पॉइंट को दोबारा समझो। लेकिन अब की बार मैग्नेट को ना ऐसे ट्रीट करना, मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर रख रखा है। समझ गए ना। इसको थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना है तो ऐसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे ना एक टेबल ले रखा है। एक टेबल है, ठीक है। टेबल समझ लो, टेबल है, समझ गए ना। और टेबल के ऊपर यहाँ पे मैंने कर रखे हैं दो होल्स, यहाँ पे दो होल्स कर रखे हैं, ठीक है। और मैग्नेट को मैंने से निकाल रखा है, आर पार कर रखा है। समझ गए ना। एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे दो होल करके मैग्नेट को ऐसे निकाल रखा है टेबल के उन होल्स में से। सो यहाँ पे टेबल के ऊपर यहाँ हो जाता है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे हो गया जैसे साउथ पोल। समझ गए। अब इसी टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे रख रखी है अपनी रॉड, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे इमेजिन कर लो। समझ गए ना। तो टेबल के ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल आ रखा है, मैग्नेट को मैंने नीचे से ऐसे टेबल में से वो मैग्नेट को ऐसे डाल रखा है, ठीक है ना। तो टेबल के ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और टेबल के ऊपर ही मैंने ऐसे करंट कैरिंग की वो वायर रख दी है। समझ गए ना यहाँ पे। तो टेबल के ऊपर ही आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और टेबल के ऊपर ही करंट हो गया, टेबल की सरफेस के ऊपर, दोनों सरफेस के ऊपर है। समझ गए ना। अब यहाँ पे आपको बताना है पहले कि जो रॉड है वो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगी। तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो अभी फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो थंब ऊपर की तरफ खुलेगा, और इसको हम कहते हैं आउटसाइड द टेबल। टेबल से बाहर की तरफ एक फुट रॉड, बाहर की तरफ रॉड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। समझ गए। और अगर मान लो मैं करंट चेंज कर दूं या फील्ड चेंज कर दूं, जैसे मैं करंट को चेंज कर देता हूँ इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब नीचे की तरफ खुलेगा। अगर ऐसा मैं सिचुएशन करूँ कि फील्ड इधर है करंट इधर है, तो थंब नीचे की तरफ खुलेगा। इसको हम कहते हैं इनसाइड द टेबल। तो ये जो मैंने सिचुएशन क्रिएट करी है, इस सिचुएशन के अंदर रॉड जो मेरी टेबल पे रखी हुई है वो दो डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है, आइदर आउटसाइड द टेबल और इनसाइड द टेबल, दो डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब जब हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई ये फील्ड फोर्स ये सब कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर तो एरोज होते हैं बस। मैथमेटिक्स तो ऐसे बोलती है ना कि भाई फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी, करंट का वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ऐसे हम बात करेंगे एक एक्स वाई जेड सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। और इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ये जो फील्ड है इसको मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, फील्ड हो, करंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं भाई इस फील्ड को मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने जो सिचुएशन बनाई है, ये जो मैंने सिचुएशन बनाई है, इसके हिसाब से अगर आप देखो तो फील्ड की डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस वाई की डायरेक्शन में है। फील्ड इस वाई, जो वाई लाइन है ना, वाई एक्सिस वाली लाइन, फील्ड उस डायरेक्शन में मैंने जानबूझ के बनाई है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। मैंने थोड़ा ईजी रखने का कोशिश करा है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी फील्ड जो वाई की डायरेक्शन में जा रही है। तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक वेक्टर बनाऊंगा एक एरो बनाऊंगा जो वाई की डायरेक्शन में बना दूंगा। और कितना बड़ा एरो बनाना है, जितना फील्ड स्ट्रांग है। फील्ड मैंने बताया था ना, स्ट्रांग होते वीक होते, फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। तो जितने भी फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, 10 की फील्ड, 50 की फील्ड, जितनी भी फील्ड है, उतना बड़ा मैं एक एरो बना दूंगा इस वाई के डायरेक्शन में। समझ गए। ऐसे ही करंट अगर आप देखो तो फील्ड से करंट 90 डिग्री पे, आपने पढ़ा भी होगा 10वीं क्लास के अंदर, अगर ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो फील्ड से 90 डिग्री पे रखते थे करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो मैंने वो दिखाया भी है कि फील्ड से वो 90 डिग्री पे है और वाई से एक्स 90 डिग्री पे। तो आप कह सकते हो कि ये जो करंट है ना, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो बनाना पड़ेगा एक्स के डायरेक्शन में, क्योंकि वो एक्स के डायरेक्शन में है। और कितना बड़ा एरो बनाना, जितना स्ट्रॉन्ग मेरा करंट है। भाई कितना मैग्नीट्यूड है करंट का, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, तो उतना बड़ा मैं एक एरो बना दूंगा इसके डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम कह देते हैं वेक्टर ए और इसको हम कह देते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर ए मेरे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर बी मेरे फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि भाई इन दोनों वेक्टर के एक साथ आने से एक नया वेक्टर का जन्म होता है, जो कि था फोर्स, और वो फोर्स था आउटसाइड द टेबल। ये जो आउटसाइड द टेबल है, इसको आप कह सकते हो जेड की डायरेक्शन, ये जेड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक एरो बनाना पड़ेगा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। और कितना बड़ा एरो बनाना है, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, जितना भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जितना उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ मैं एक एरो, ऐसे एरो बना देता हूँ, ये ग्रीन एरो, ये ग्रीन एरो मेरे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि एक एरो है ए, एक एरो है बी, और दो एरो का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। दो एरो का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, हम ऐसे कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम ये नहीं बोलते कि फील्ड है और करंट है, उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करके फोर्स आ रहा है। मैथमेटिक्स के अंदर ये नहीं बोलना। मैथमेटिक्स के अंदर बोलना है कि दो एरो है ए और बी, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, एक नया एरो, एक नया वेक्टर, एक नया एरो। समझ गए ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस का आंसर है। तो हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके, फील्ड और करंट का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर आता है फोर्स। और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के अंदर क्या बोलेंगे कि दो एरोस का क्रॉस प्रोडक्ट करके आता है एक नया एरो। ये जो एरो है, ये ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स में हम कह रहे हैं कि ना तो फील्ड होती है, ना तो करंट होता है, ये कुछ नहीं होता, एरो होते हैं बस। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे भाई। यहाँ पे तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं कि भाई फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे कैसे आप डायरेक्शन पता लगाओगे, दो एरो का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो एक नया एरो आएगा, लेकिन उस एरो का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता लगाओगे, अगर आप मना कर रहे हो ना तो फील्ड होती है, ना तो करंट होता है, ये तो एरो होते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर एक नया रूल है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। इस रूल में हम ये कहते हैं कि आप ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो ए से बी की तरफ फिंगल कर्ल करो राइट हैंड की। ये राइट हैंड की फिंगल को कर्ल करना है ए से बी की तरफ। कर्ल करते समय जिधर भी थंब खुलेगा ना, वो डायरेक्शन होगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर का। समझ गए। मैथमेटिक्स के अंदर रूल एक अलग है जो कि राइट हैंड रूल है। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, फिजिक्स फिजिक्स है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स अलग अलग है। मैथ वाले बंदे उसको अलग रख रहे हैं। समझ गए ना। मैथ वाले बंदे कह रहे हैं कि भाई मैथ अलग है भाई, मैथ में तो एरोज होते हैं और डायरेक्शन भी पता लगाने का रूल भी अलग है। समझ गए ना। तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक नया वेक्टर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर बंदे कह रहे हैं कि हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, उससे पता करेंगे। राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है, ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो ए से बी की तरफ कर्ल करो, और कर्ल करते समय जिधर भी थंब खुलेगा वो होगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर का डायरेक्शन। ये आपके उसमें किताब में भी ड्राइंग बना के दिखा रखा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रूल को चेक करते हैं, ये राइट हैंड रूल को थोड़ा सा चेक करते हैं। तो भाई अगर मैं करंट को इधर कर देता हूँ, अपोजिट कर देता हूँ, फील्ड इधर है तो नीचे जाएगा ना लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, जो इनसाइड द टेबल जाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज़ यहाँ पे आजमाओ कि ये फील्ड तो इधर ही है, ठीक है ना। करंट मैंने इधर कर दिया, ये मेरा ए वेक्टर इधर हो जाए तो ए से बी की तरफ फिंगल कर्ल करना पड़ेगा। और कर्ल करते समय आपका हाथ ऐसे चलेगा। अब अगर ए उधर है ना और बी इधर है, ए से बी का तरफ फिंगल कर्ल करना है तो हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा राइट हैंड का और थंब नीचे खुलेगा। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आंसर देता है वही
ये राइट हैंड रूल भी आंसर देता है। मैं उम्मीद लगाता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे पता लगाना होता है राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। लेकिन डायरेक्शन के अलावा जो मेन चीज़ है वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाना है कि वो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना बड़ा वो एरो होगा या कितना छोटा वो एरो होगा, समझ गए ना। तो उसके लिए फिर से हम फिजिक्स का हेल्प लेते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर रूल निकलते हैं फिजिक्स से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बोला था ये फिजिक्स के टॉपिक है वेक्टर वगैरह। तो मैथ के अंदर जो भी कैलकुलेशंस बनाई गई है वो फिजिक्स के हिसाब से बनाई गई है कि फिजिक्स में ऐसा होता है तो मैथ में ऐसा बनाया गया है, समझ गए ना। अब फिजिक्स में क्या होता है, तो फिजिक्स में ऐसा होता है कि फील्ड और करंट ये दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर फील्ड स्ट्रांग है, आपने एक स्ट्रांग मैग्नेट इस्तेमाल कर रखा है, हॉर्स मैग्नेट है, इमेजिन करो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, इसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग है और करंट भी बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत तगड़ा फोर्स एक्सपीरियंस करती है रॉड, बहुत तगड़ा फोर्स। जब फील्ड भी स्ट्रांग है और करंट भी स्ट्रांग है, मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड भी स्ट्रांग है और करंट का मैग्नीट्यूड भी स्ट्रांग है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी स्ट्रांग होता है। लेकिन फील्ड वीक है और करंट भी वीक है तो फोर्स भी वीक ही होता है। फील्ड वीक है, मैंने एक ऐसा मैग्नेट इस्तेमाल करा जिसमें जो मतलब जिसकी फील्ड स्ट्रांग नहीं है, और करंट भी मैं वायर के अंदर बहुत हल्का सा भेज रहा हूँ तो बहुत हल्का सा फोर्स जनरेट होता है। तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों उन वेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। इसीलिए फॉर्मूले के अंदर जब आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो ना, जो मैथ पढ़ाती है, तो मैथ कहती है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट करके जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों पे मैग्नीट्यूड, उन दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड। जैसे फिजिक्स के अंदर होता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड, समझ गए ना। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको ये साइन थीटा भी देखने को मिलेगा। ये क्यों लिया गया इसको समझो। आपने पढ़ा होगा, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, पर मैं रिकॉल करवाता हूँ, 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं कि जैसे मेरा हॉर्स मैग्नेट है और ये मान लो ये फील्ड के डायरेक्शन में पेंसिल है, ठीक है ना। तो 10वीं क्लास में सिखाते हैं कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखना होता है। अगर आप 90 डिग्री पे रखोगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री बन गया, समझ गए ना, एक्स वाई की तरह 90 डिग्री बन गया ना। तो ये सिखाते हैं 10th क्लास के अंदर, जब आप 90 डिग्री पे रखोगे तो सबसे हाई फोर्स जनरेट होता है, सबसे हाई फोर्स जनरेट होगा, जो ये जो रॉड है सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होगी जब ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, ये होता है। और अगर 90 डिग्री पे ना रख के अगर आप एंगल थोड़ा से कम करो, 90 डिग्री पे ना रखो, इन दोनों को एंगल कम कर दो, जैसे फील्ड जा रही मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दूँ तो ये 90 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री से कम एंगल पे है, तो फोर्स कम जनरेट होता है, रॉड कम डिस्प्लेस होती है। सेम फील्ड है, सेम करंट होगा, लेकिन समझ गया, फील्ड उतनी ही है, मैग्नेट सेम है, करंट भी उतना ही है, लेकिन मैंने इसको 90 डिग्री से कम पे रख दिया तो फोर्स कम जनरेट होना स्टार्ट होता है, फील्ड मतलब ये जो रॉड है ज़्यादा दूर नहीं जाती, कम डिस्प्लेस होती है। और कम करते 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 एंगल जितना आप कम करते जाओगे उतना फोर्स कम होते जाता है। अगर आप इन दोनों को पैरेलल ही कर दो, जो कि हो जाएगा एंगल जीरो, जो जीरो हो जाएगा, ऐसे कर देना एंगल जीरो हो गया दोनों के बीच में, पैरेलल हो गए, तो उस केस पे फोर्स एक्सपीरियंस ही करना बंद कर देती है रॉड। करंट रहता है रॉड के अंदर, फील्ड भी होती है, पर फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर देती है रॉड अगर एंगल जीरो हो जाता है। ये फिजिक्स के अंदर होता है, आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसी को देख के मैथ के अंदर लोगों ने रूल बनाया कि भाई मैथ के अंदर फिर क्या होना चाहिए, तो मोटा मोटा मैथ के बंदों ने बोला कि भाई इसके और इसके बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है वो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तीन चीज़ हो गई, समझ गए। जो नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और तीसरी चीज़ कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। एंगल अगर 90 डिग्री है तो सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड उस फोर्स का, एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो कम मैग्नीट्यूड, और कम है और कम, 90 से कम करते जाओ कम होते जाता है, जीरो करते तो खत्म हो जाता है। अब साइन को ही क्यों इस्तेमाल करा गया यहाँ पे, अगर आप साइन के बारे में बात करो, साइन का ग्राफ बता दूं आपको, साइन का ग्राफ से समझ लेना, आपको बता देता हूँ। इतना जो पार्ट है फॉर्मूले का, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, और ये जो एन कैप है ना, ये डायरेक्शन के बारे में बात करता है। इसको बाद में बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में, पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला कि जो नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में एंगल। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसे कर रहे हैं कैलकुलेशन करने वाले लोग। मैंने बोला कि मैथ को साइंस के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है ना। तो मैथ का जब फॉर्मूला बनाया गया तो ऐसे बनाया गया, उन्होंने बोला कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों को लिया गया, क्योंकि उन दोनों पे डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका साइन वैल्यू लिया गया। साइन वैल्यू क्यों लिया गया, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो 90 पे सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है ना। और 90 से एंगल अगर आप कम करोगे तो एंगल कम करोगे तो वैल्यू कम होते जाता है। साइन फंक्शन के साथ ऐसा होता है।
ठीक है ना। और हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, 90 पे हाई आंसर हाईएस्ट है और 90 से कम करते करते एंगल कम होते जा रहा है। अब साइन फंक्शन के साथ क्या होता है कि साइन फंक्शन का वैल्यू 90 से ज़्यादा जाओ तो भी कम होते जाता है, तो भी कम होते जाता है। अब जैसे इमेजिन करो, जैसे इमेजिन करो कि ये मेरी फील्ड है, ठीक है ना, ये मेरी फील्ड है और ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर था। ये 90 डिग्री का एंगल था। मैं एंगल को ऐसे, मैं आपको ऐसे कर देना, ऐसे एंगल में कम कर रहा हूँ, ये मैं एंगल को यहाँ पे कम कर रहा हूँ, ये कम हो रहा है। इधर वाले पे ध्यान देना, ठीक है ना, जो इस साइड पे। तो एंगल मेरा 90 है, इस साइड का जो एंगल है उसको मैं काउंट कर रहा हूँ, समझ गए ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं एंगल 90 बोल रहा हूँ, इस साइड का एंगल जो 90 है और ये कम होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं रॉड को ऐसे करने लग जाऊँ तो एंगल 90 से बढ़ने लग गया। हम बोले हाँ बढ़ने लग गया। ऐसे करने लग जाऊँ तो इस साइड का एंगल बढ़ने लग गया ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और लेकिन क्या एंगल बढ़ने पे और बढ़ता है फोर्स? हम बोलेंगे नहीं, एंगल 90 डिग्री पे ही हाईएस्ट होता है। बेसिकली ऐसा ही होता है कि 90 डिग्री पे ही हाईएस्ट फोर्स होता है। आप ऐसे ऐसे करोगे रॉड को तो फोर्स कम होता है, कम ही होता है फोर्स, समझ गए ना। तो हो क्या रहा है कि ऐसे है रॉड 90 डिग्री पे हाईएस्ट फोर्स है, ऐसे एंगल यहाँ पे इस वाले एंगल के बारे में बात करें, यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री से कम हो रहा है तो भी हम बोलेंगे फोर्स कम हो रहा है, ठीक है ना। और 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो भी फोर्स कम हो रहा है, 90 डिग्री पे ही हाईएस्ट है। साइन फंक्शन परफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि साइन फंक्शन 90 डिग्री पे 1 देता है हाईएस्ट वैल्यू, और 90 डिग्री से कम होने पे एंगल या ज़्यादा होने पे दोनों पे वैल्यू गिरा देता है। साइन फंक्शन की वैल्यू दोनों पे गिर जाती है। 90 से कम हो गया एंगल तो भी गिरेगी, 90 से ज़्यादा हो तो भी गिरेगी। जो परफेक्टली साइंस के अंदर ऐसा ही होता है कि जब दोनों 90 डिग्री पे होते हैं हाईएस्ट फोर्स होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा या कम होगा, दोनों पे ही फोर्स गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो साइन फंक्शन को इसलिए चूज करा गया, साइन फंक्शन इज परफेक्ट हेयर। अगर हम बात करें एन कैप के बारे में, एन कैप क्या होता है? एन कैप होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसको ऐसे समझो जैसे एक पेपर है, पेपर के ऊपर बने हुए दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एन कैप एक वेक्टर है जो पेपर से बाहर आ रहा है, पेपर से बाहर आ रहा है, समझ गए। एक पेपर है, पेपर के ऊपर, जैसे एक पेपर है, पेपर के ऊपर वो ए वेक्टर बी वेक्टर बने हुए हैं, ठीक है ना, और पेपर से ऐसे समझो बाहर आ रहा है वो वेक्टर, जो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो पेपर से बाहर आ रहा है। जो वेक्टर से पेपर से बाहर आ रहा है वो पेपर से परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, वो पेपर से 90 डिग्री पे हो गया ना। और हम बोलेंगे कि भाई वो वेक्टर जो पेपर से बाहर आ रहा है वो पेपर से 90 डिग्री पे, और पेपर पे बने हुए इन दोनों वेक्टर से 90 डिग्री पे हो जाएगा, दोनों से 90 डिग्री पे। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो किताब ये कह रही है ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, जो आप पता लगा सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर का ये लेके उनके बीच में साइन, उनके बीच में जो एंगल उसका साइन लेके, और कह रही है उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो एन कैप के डायरेक्शन में आएगा, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर एन कैप उसके डायरेक्शन में आएगा। इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब मैंने ए वेक्टर को लिया था एक्स के डायरेक्शन में, बी वेक्टर को लिया था वाई के डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आया था जेड के डायरेक्शन में, और जेड जो होता है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे भी समझ सकते हो कि फील्ड और करंट जो थे वो टेबल के सरफेस पे थे, जैसे पेपर के सरफेस पे है दोनों वेक्टर, ठीक है ना। और जो फोर्स का वेक्टर टेबल से बाहर आ रहा था इसकी तरह, तो फोर्स का वेक्टर टेबल से बाहर इस डायरेक्शन में आता है, समझ गए ना। और वो डायरेक्शन क्या है, वो दोनों वेक्टर से 90 डिग्री की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, क्योंकि वो वेक्टर टेबल से 90 डिग्री पे हो गया, टेबल की सरफेस से 90 डिग्री पे हो गया, और टेबल पे बने हुए उन दोनों वेक्टर से 90 डिग्री पे हो गया। अगर एंगल कम भी कर लो इन दोनों के बीच में, जैसे फील्ड और करंट के बीच में एंगल कम है, तब भी वो वेक्टर टेबल से बाहर की तरफ ही आता है, छोटा आता है, बाहर की तरफ आता है, लेकिन है तो सरफेस से परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हुआ। अब आपको समझ में आ रहा हो। तो ये किताब कहना चाह रही है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है वो वेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो कह रही है ए वेक्टर बी वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट अ वेक्टर इन एन कैप के डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा, और एन कैप दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है, समझ गए ना। थोड़ा सा किताब और आगे बढ़ा के वो ये भी कहती है कि नीचे एक बना देती है जिसको माइनस एन कैप कहती है, और माइनस एन कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेपर से नीचे की तरफ, समझ गए ना, एक वेक्टर जा रहा है उसको माइनस एन कैप बोलेंगे, समझ गए ना। तो ये कब होता है, हम बोलेंगे ये तब होता है जब जैसे करंट इधर है तो नीचे की तरफ भी तो जाता है। तो किताब वही बातें पढ़ा रही है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई, कि वो फील्ड का वेक्टर पेज से बाहर, मतलब टेबल से बाहर आएगा, फोर्स का वेक्टर
टेबल से आउटसाइड द टेबल इनसाइड द टेबल होगा उसका डायरेक्शन। कहता है वही करिए, वो पेपर पे बने हुए दो वेक्टर्स है, उनसे बाहर की तरफ, पेपर से बाहर की तरफ, पेपर से अंदर की तरफ जाएगा वेक्टर, और वो वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो जाता है, समझ गए ना, 90 डिग्री पे हो जाता है, इससे भी 90 डिग्री पे, उससे भी 90 डिग्री पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 3D में इमेजिन करना पड़ता है, और पर उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ऐसे पता चल जाएगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में एंगल का साइन ले लेंगे, और डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन में होगा वो वेक्टर, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आएगा एक वेक्टर जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। किताब करिए द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डोनेटेड बाई ए क्रॉस बी, उसको ए क्रॉस बी से डोनेट करते हैं, एंड डिफाइंड एज ये कहती है, ये फॉर्मूला होता है उसका। कहते हुए थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, जो थीटा होता है मैंने बताया ना वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, और 0 से पाई के बीच में साइन बिल्कुल सही आंसर्स देता है, इसलिए साइन को उठा रखा है उसके, समझ गए ना, उस एंगल का साइन उठाते हैं हम, ठीक है। आगे कह रहा है एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो मैंने समझा दिया, ठीक है ना। सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम, दैट इज द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन। जब हम ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे तो एन के डायरेक्शन में हम जाएंगे। वो राइट हैंड वाला जो हाथ वाला रूल है उसके बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहा है, ज़्यादा ध्यान मत देना इस बात के ऊपर, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। नीचे फिर वो कहता है आइदर इफ ए वेक्टर जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। कहता है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से, इन दोनों वेक्टर में से एक भी जीरो वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है पर बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो कहता है उनके बीच में एंगल बताओ, एंगल क्या हुआ, कहते हैं एंगल तो बता ही नहीं सकते, तो कहता है एंगल हो गया नॉट डिफाइंड, और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो कहते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि फील्ड है, फील्ड का वेक्टर है, और करंट नहीं जा रहा, करंट है ही नहीं, तो फोर्स जन्म लेगा, मैंने बताया था दोनों होने चाहिए। तो फील्ड का वेक्टर है और करंट का वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो फोर्स जीरो होगा, तो इससे आप लिंक कर सकते हो। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे कहता है ऑब्जर्वेशन, उधर कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखिए, फिर जैसे स्केलर प्रोडक्ट में थी ऑब्जर्वेशन, वैसे यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो वो कहता है पहला चीज़ कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, कहता है ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस करने पे हमारे को एक वेक्टर मिलता है। अब बोले हाँ वो तो समझ में आएगी ऊपर कि वो एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन कह रहा है लेट ए वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। कह रहा है अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, इफ़ कह रहा है देन ऐसा होगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करके जीरो वेक्टर आएगा, जो कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि जब वो पैरेलल आ जाते हैं फील्ड और करंट, जब है ना पेंसिल और इससे समझा रहा था, जब पैरेलल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ वो फोर्स जीरो हो जाता है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जीरो हो जाता है, समझ गए ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों में से एक जीरो वेक्टर हो तो जीरो आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट के स्पेशल केसेस, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर मैं ए वेक्टर के वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मैथमेटिकली उसका आंसर क्या आना चाहिए, हम बोले कि जीरो वेक्टर आना चाहिए। हम बोले क्यों, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो जाता है। और एक और कहता है कि अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ नेगेटिव ए से, सो ए वेक्टर और नेगेटिव ए वेक्टर और ए नेगेटिव ए, तो इनके बीच में एंगल पाई का हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई पे भी साइन जो होगा वो जीरो आंसर देगा, फॉर्मूले के हिसाब से आप समझ सकते हो। और पाई पे पाई 180 डिग्री एंगल होने पे भी वो पैरेलल हो जाते हैं। तो कहता है दोनों केसेस में लॉजिकली अगर हम सोचे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो वेक्टर। थर्ड ऑब्जर्वेशन है इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। कह रहा है अगर इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय टू है तो कह रहा है देन ए वेक्टर बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो हम फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि भाई दोनों 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच दोनों 90 डिग्री पे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का साइन लेना पड़ेगा। 90 डिग्री पे साइन का आंसर 1 हो जाता है, तो 1 को लिखोगे मत लिखो फर्क ही नहीं पड़ता, तो बस ये बच जाता है, समझ गए ना। इसमें एक मिस्टेक है, मिस्टेक को सुधार लो यहाँ पे, ये मॉड ये मतलब ये बना देना, ये बनाना मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इतना आएगा, समझ गए ना, इतना पार्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, जो मेरी किताब में हो सकता है मिसप्रिंट हो, आपकी किताब में सही हो, यहाँ पे ये लगा होना चाहिए था, ठीक है ना। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये कहना चाह रही है ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऐसे आता है वैसे, लेकिन क्योंकि 90 डिग्री पे साइन का आंसर 1 हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ये करने से भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फोर्थ कह रहा है इन व्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, ऐसे लिख दो एज पर अबव ऑब्जर्वेशंस, वो
वो कह रहा है कि आई कैप का आई कैप से आंसर क्या आएगा, आई कैप का आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, और जे कैप का जे कैप से क्या आएगा, और के कैप का के कैप से क्या आएगा। हम बोलेंगे सब का आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए जीरो, क्योंकि ए का ए से हम कहना है एक वेक्टर को उसी से करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा, तो आई का आई से जे का जे से के का के से जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। और वो कहता है कि अगर मैं आई का जे से कर दूँ, जे का के से कर दूँ, के का आई से क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ, तो क्या आंसर आना चाहिए। तो हम बोलेंगे थोड़ा दूर करना पड़ेगा इसको को। क्या है, तो हम बोलेंगे आई का जैसे जे का कैसे और के का आई से करेंगे, तो किताब ऊपर वाली नॉलेज का इस्तेमाल करती है, कहती है कि ये है जैसे आपका आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई आई कैप और जे कैप का जब मैं करूँगा तो ये तो अलग अलग वेक्टर हो गए, जीरो तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे क्या आएगा, तो हम बोलेंगे आई का जैसे कर रहे हो तो वही जैसे ए का बी से करते हो वैसे सोचो। तो ए का बी से जब हम करते हैं तो ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करते हैं राइट हैंड की, और फिंगर कर्ल करने में जिधर अंगूठा खुलता है तो अंगूठा ऊपर की तरफ खुलेगा। तो मतलब ये बात होगी जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है ना। और हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम बोले मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो सीधा ये कर दो, साइन मत लेना, मतलब साइन लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना। इस वेक्टर वेक्टर का सीधा मैग्नीट्यूड ले लो तो 1 1 आएगा, तो 1 × 1, समझ गए ना। आई समझ गए ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो 1 × 1 करके 1 आएगा। तो 1 यूनिट का वेक्टर आएगा के कैप के डायरेक्शन में जो खुद के कैप है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है के कैप, समझ गए। और बोलेंगे जे कैप और के कैप का करके क्या आएगा, तो इसको समझो, हम बोलेंगे जे कैप के कैप का करके आएगा, भाई जे से के की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, तो ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो थंब इस तरफ खुलेगा आई की तरफ, आई के डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा उस वेक्टर का, भाई इस वेक्टर का जिन दो का आप क्रॉस प्रोडक्ट करो उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 1, तो 1 का आई के डायरेक्शन में जो खुद आई कैप हो गया, तो इसका आंसर आएगा आई कैप। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और आई कैप का के कैप का जब आई कैप से करोगे तो आंसर जे कैप आता है, ये आप खुद ही समझ सकते हो, ये आएगा। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ऐसे किताब करती है, कहती है एज पर अब ऑब्जर्वेशन हम ये कुछ कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, ये चीज़ें कह सकते हैं होगा आई का आई से, जे का जैसे के सके का कैसे की का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जीरो आएगा, आई का जैसे करने पे क्रॉस प्रोडक्ट के कैप आएगा, जे का के कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आई कैप आएगा, और के का आई से करने पे जे कैप आएगा। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वेशन के बेस पे किताब बात करती है। अब इसके बाद इसने एक बगल में ना वो बना के दे रखी है, ऐसे ऐसे करके आई, ऐसे लिख रखा है आई कैप जे कैप और के कैप लिख रखा है, और ऐसे एक ये बना रखा है। ये क्यों बना रखा है, तो बेसिकली वो कह रहा है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कह रही है आई का जे से करते हैं तो के आता है, ठीक है, जे का के से करते हैं तो आई आता है, ठीक है, और के का आई से करते हैं तो जे आता है। तो वो थोड़ा किताब याद रखने का तरीका बताती है, पर बच्चों को याद वैसे ही हो जाता है, तो छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है। आगे फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है, जिसमें वो एंगल के बारे में बात करता है, वही जो हमने वहाँ पे करा था, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आंसर अगर ये आता है, मतलब उनका उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का आंसर ये आता है साइन थीटा, समझ गए ना। मैग्नीट्यूड तो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का ही आता है ना। एक ही स्पेशल केस के बारे में बात कर रहा था, 90 डिग्री पे तो ये आता है, वरना अदरवाइज तो यही है फॉर्मूला। तो बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड का आंसर होता है वही आता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे तो साइन थीटा का आंसर कितना हो गया, हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है, समझ गए ना। मतलब एंगल दो वेक्टर के बीच में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल रहे थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 6 में कह रहा है इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इसको थोड़ा समझा देता हूँ सिंपल करके। वो कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, कहता है इज नॉन कॉम्यूटेटिव, लिख दो इसको नॉन कॉम्यूटेटिव।
कॉम्पिटेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर का बी वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसका आंसर बराबर आता है बी वेक्टर के ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट के। तो ए डॉट बी करोगे बी डॉट करो आंसर सेम ही आता है, इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव। लेकिन वो कह रहा है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। कहता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता। इसको आप ऐसे समझो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। अगर मैं ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ए का बी से, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करना है, ए से बी की तरफ, ठीक है ना। और अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ ना, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो रूल के अकॉर्डिंग आपको बी से ए की तरफ करना पड़ता है। ये रूल का पार्ट है, ये मैंने आपको शायद पहले ढंग से नहीं बताया पर अब बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि ए का बी से अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आपको ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करना है, और बी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, बी क्रॉस से करना है तो बी से ए की तरफ फिंगर कर्ल करना होता है। अब अगर मैं ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब ऊपर की तरफ खुलेगा, बी से ए की तरफ करूँगा तो हाथ ऐसे रखना पड़ेगा और थंब नीचे की तरफ खुलेगा। तो हम कहते हैं कि भाई ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे यू विल गेट अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और बी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट करने पे यू विल गेट अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर मिलेंगे। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर कि ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का आंसर सेम नहीं आएगा, दो वेक्टर आएंगे, अलग अलग वेक्टर आएंगे। इस केस में ए क्रॉस बी करने पे वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ, और इस केस में बी क्रॉस ए करने पे वेक्टर आएगा नीचे की तरफ। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए का आंसर सेम नहीं होता, समझ गए ना। लेकिन वो कहता है कि ऐसा होता है, बट वो कह रहा है ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी का आंसर जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है। ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे और साइन थीटा लोगे, दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए के बारे में बात करो तो उसका मैग्नीट्यूड करने के लिए आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे, ऐसे लिखना है, ठीक है ना, और साइन थीटा लेना है। भाई एंगल दोनों का सेम ही है, बस मैं इस टाइम पे बी ए क्रॉस बी करते समय इधर फिंगर कर्ल कर रहा हूँ, समझिए 30 डिग्री जैसे एंगल, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री मैंने इधर कर्ल करा, यहाँ पे 30 डिग्री मैंने इधर कर्ल करा, ऐसे कह सकते हो, समझ गए ना। तो एंगल वेंगल दोनों सब सेम है, ए बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। सेम मैग्नीट्यूड के दोनों केस में वेक्टर आएंगे, इधर जैसे 5 का वेक्टर आ रहा है तो इधर 5 का वेक्टर आएगा नीचे की तरफ। ये दोनों एक दूसरे के कौन से वेक्टर हो गए, नेगेटिव वेक्टर, समझ गए ना। इधर जो वेक्टर जन्म ले रहा है, इधर जो वेक्टर जन्म लेगा उसको अगर मैं सी बोल रहा हूँ, सी वेक्टर, तो इधर जो वेक्टर जन्म लेगा दैट इज नेगेटिव सी, समझ गए ना। तो वो यही कह रहा है ए क्रॉस बी करके जो आंसर आएगा वो बी क्रॉस ए नेगेटिव आएगा उसका। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो सी देता है तो वो नेगेटिव सी आएगा। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हाँ, वो सेवन्थ ऑब्जर्वेशन देता है, कहता है सेवन्थ ऑब्जर्वेशन, कहता है सेवन्थ ऑब्जर्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि जे का आई से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आना चाहिए आपका माइनस के कैप। ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे भाई देखो अभी आपने बात करा कि आई का जैसे करने पे क्या आता है, और उल्टा करे एक को बी की जगह अगर बी को ऐसे करे तो उसका नेगेटिव आएगा। तो आई को जैसे करने पे क्या आता है, तो जे को आई से करने पे शुड बी नेगेटिव के, जिसको आप यहाँ पे भी समझ सकते हो कि अगर मैं जे का आई से करता हूँ तो इधर फिंगर कर्ल करना पड़ेगा, और इधर फिंगर कर्ल करने में थंब नीचे खुलेगा, तो माइनस के कैप की डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा 1 यूनिट का आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 का आएगा, तो 1 का डायरेक्शन में माइनस के कैप ही आएगा। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और यहाँ पे कह सकते हो जे का के करने से आई आया था तो के का जे से करने पे माइनस आई आएगा। अगर मैं के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ जे कैप से तो इट शुड बी माइनस आई कैप, ठीक है ना। और क्या बच गया, ये के का आई से गया तो जे कैप आया था, तो आई का के से करेंगे तो इट शुड बी माइनस जे कैप। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर किताब 8th ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करती है, कहती है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ये एक्स वाई जेड में 3D सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर इमेजिन करो दो वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर आगे जाके पॉइंट्स पे जा किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो देन आई विल गेट अ वेक्टर, मतलब देन आई विल गेट अ ट्रायंगल,
समझ गए ना, दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, वो आगे जाके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, और उन पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो देन आई विल गेट अ ट्रायंगल। वो कहता है इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहो, समझ गए ना, इसको कह सकते हैं दो वेक्टर से बनने वाला ट्रायंगल, दो वेक्टर से बनने वाला ट्रायंगल कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो वो कह रहा है इन दो वेक्टर से बनने वाला ये जो ट्रायंगल है, इसका अगर आप एरिया निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो। हम बोलेंगे एरिया तो ऐसे निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे तो निकलता है एरिया ट्रायंगल का, ए और बी के बीच में कुछ एंगल भी होगा, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि भाई देखो एक बात बताओ, अगर आप एट्थ ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कितना आता है। हम बोले वो आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका साइन ले लेते हैं और ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब वो कहता है कि भाई अगर आप ये जो ट्रायंगल है इसको ढंग से देखो, ये जो ट्रायंगल इसको ढंग से देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। हाइट जो होती है समझते हो ना, 90 डिग्री पैसे लिया जाता है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोलेंगे अगर मैं इसका साइन वैल्यू निकालता हूँ तो वो तो पी बटे मैच आएगा ना, तो वो क्या होगा, हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे मैच, दैट इज एच, ये जो एच है ग्रीन वाला, ठीक है ना, बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, ये हो जाएगा एच, समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बी वेक्टर इनटू में साइन थीटा है ना, ये कहीं ना कहीं एच के बारे में बात कर रहा है। और हम बोलेंगे ए वेक्टर किस बारे में बात कर रहा है, ये ए वेक्टर बात कर रहा है मैग्नीट ओ बेस के बारे में, कह सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये ट्रायंगल का बेस, समझ गए ना, ट्रायंगल का बेस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हाइट इससे आ जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये तो बेस इंटू हाइट के बराबर बात होगी ना, बेस इंटू हाइट करना जैसे, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम इसको ऐसे कहते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना। इस क्रॉस प्रोडक्ट करने से ये आंसर आता है जो कि बेस इंटू हाइट के बराबर है, और बेस इंटू हाइट से हाफ और कर देंगे तो आ गया ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मतलब ये हो जाता है कि दो वेक्टर 3D सिस्टम में कोई दो वेक्टर है, उनसे कोई ट्रायंगल अगर बन रहा है तो उस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, उससे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे एरिया आ जाएगा, समझ गए ना। रुको इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। और एक 9th ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसके बारे में बात कर लो, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ऐसे ही जैसे ट्रायंगल है, ऐसे कहता है इमेजिन करो कि दो वेक्टर है, कोई ए वेक्टर और कोई बी वेक्टर है। वो कहता है इनसे एक पैरेललोग्राम भी तो बन सकता है। हम बोलेंगे हाँ, वो शिफ्ट करके पैरेललोग्राम बनाते थे हम, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा हल्का सा गलत है पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। वो कहता है ऐसे दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की एरिया क्या होता है तो वो आपको याद होगा, वो होता है बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा और हाइट लेंगे ये ऐसे, ये हाइट। हम बोलेंगे अभी तो बात हुआ ये जो एच होता है ये इससे निकलता है साइन बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो बोलेंगे बी इंटू साइन थीटा एच हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस इंटू हाइट, तो ये बेस इंटू हाइट के बराबर है, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, जो दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बनता है, उसका एरिया बराबर होता है इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे फिर उसने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी है, लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ाता है, कहता है पहली प्रॉपर्टी है ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो कहता है वो बराबर होता है ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी वेक्टर से प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सी वेक्टर से। समझ गए, जो हम पहले भी कर रहे थे इसको इससे कर दो, तो वही वाली प्रॉपर्टी जो वहाँ पे पड़ी थी पीछे। सेकंड कह रहा है कि अगर आप कोई लैम्डा मल्टीप्लाई करने वाले हो ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आप ये भी कर सकते हो कि लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर से और उसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है ना। और वो बराबर होता है कि लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो बी वेक्टर से और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो कहते हैं सबका आंसर सेम आता है। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको वो पढ़ाते कहता है कॉम्पोनेंट फॉर्म में कहता है वेक्टर प्रोडक्ट करना। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि इमेजिन करो कि लेट कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर जो है कुछ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है ना। 3D सिस्टम में कोई दो वेक्टर है, उनको ऐसे कॉम्पोनेंट फॉर्म दे रखा है आपको। और कोई बी वेक्टर है जो है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। और हम बोलेंगे अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूँ बी वेक्टर से, तो वही बात हो जाएगी जैसे पीछे करा था, इनके कॉम्पोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है ना। B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे करना कैसे, हम बोलेंगे वैसे जैसे पहले करा था, ये इन तीनों से होगा, फिर वो इन तीनों से होगा, समझे, ऐसे करके होगा। जब हम A1 आई कैप को B1 आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 तो नंबर होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे A1 B1, ठीक है ना। और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आई कैप के साथ, जैसे हमने पहले करा था डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे, प्लस A1 B2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जे कैप से, प्लस A1 B3 हो जाएगा, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा के कैप से, ठीक है ना। और प्लस A2 B1 हो जाएगा, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आई कैप के साथ। अब ध्यान रखना कि जे को क्या बोलते हैं, जे इंटू आई लिखना है मेरे को, मैं आई इंटू जे नहीं लिख सकता इसको, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटेटिव नहीं होता। पीछे जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने बोलता आई जे लिख दो, जे इंटू के वो लिख दो, एक ही बात है। पर यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव होता है, तो यहाँ नहीं लिख सकते ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई ये वाला, जैसे ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A2 B1 ये नंबर है, ठीक है ना। और जे इंटू आई लिखना, उसको आई इंटू जे मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, समझ गए ना, नॉन कॉम्पिटेटिव होता है यहाँ पे। ऐसे फिर आगे आएगा प्लस A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस A2 B3 जे कैप इंटू के कैप, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे आ जाएगा A3 B1 के कैप आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट, और प्लस A3 B2 के कैप का जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। और प्लस A3 B3 के कैप का के कैप से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। आगे अगर हम आंसर निकालें तो हम बोलते हैं कि भाई जैसे उसमें करा था डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे, इस नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तो आई आई जे जे के यहाँ पे जीरो हो जाता है, अलग है वहाँ से, ठीक है ना। वहाँ पे 1 बनता था, यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई ये जीरो हो जाएगा, ये जे वाला जीरो हो जाएगा और एक के वाला जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, समझना। तो वो तो जीरो हो जाएंगे, बचेंगे क्या, हम बोलेंगे ये और बच जाएंगे, A1 B1 ये बच जाएगा, ठीक है ना, A1 B2। और हम बोलेंगे A1 B2 तो ये नंबर आ गए, लेकिन आई का जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या आएगा, हम बोले आई का जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करके आता है के कैप, समझ गए ना। तो आपको याद रखना है। तो हम बोलेंगे आंसर क्या आ जाएगा, के कैप, समझ गए ना। इस पूरे का आंसर मैंने कैसे लिखा, ये तो सेम नंबर आएंगे जो आएंगे, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो मैंने लिख दिया, प्लस इसका आंसर आएगा A1 B3, ये जो अगला वाला है A1 B3, और आई कैप का के, ये क्या है, आई कैप का के कैप। तो आई कैप का के कैप से करने पे क्या आंसर आता है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, आई कैप का के कैप से करके आता है माइनस जे कैप। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा माइनस जे कैप, जिसको यहाँ पे जे कैप लिख के यहाँ माइनस लगा देंगे। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, ऐसे करके आपको पूरे आंसर्स निकालने हैं, सारे आंसर निकालने हैं, जितने भी सबके आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। यहाँ पे बस आप इसको याद रखना, थोड़ा ट्राई करना कि आई को जे से करने पे क्या आता है, जे को के से करने पे आई, और इसको करने पे जे आता है। और इसके नेगेटिव वाले कब आते हैं उसको याद रखना, बस वो याद रखो, आई को जे से करने पे क्या आता है तो जे को आई से करने पे माइनस क्या आएगा। उन तीनों को याद कर लो, जो पॉजिटिव वाले आते हैं तो नेगेटिव वाले याद हो जाएंगे, और इनको याद करके इस पूरे का आंसर निकालना है, समझ गए ना। मैं अब सारा नहीं निकाल रहा, क्योंकि मतलब आंसर हम निकाल सकते सारा, पर टाइम वेस्ट वाला बात होगा। सीधा अगर मैं किताब पे जाऊँ तो किताब कहती है आंसर आता है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एंड में आंसर ये आएगा, ठीक है ना। अब ये जो आंसर है, ये आंसर याद रखना आसान नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में बहुत आसान था, A1 B1 A2 B2 A3 B3 वो प्लस कर दो बस। ये आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे करते हैं हम कहते हैं कि भाई आप ना एक डिटरमिनेंट बनाओ, उसकी पहली रो में लिख दो आई जे और के, डिटरमिनेंट ध्यान है ना, 4th चैप्टर। और अब कहते हैं कि दूसरी रो में लिख दो पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट A1 B A2 B A1 A2 A3, नंबर स्केलर कंपोनेंट में नंबर लिख दो। पहले सेकंड रो के अंदर लिख दो A के A1 A2 A3,
और सेकंड थर्ड रो के अंदर अंदर लिख दो बी वाले के B1 B2 B3 और हम कहते हैं इसको एक्सपेंड कर दो। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे ना, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो सेम यही आंसर आता है। जो ऐसे ऐसे गुणा पुणा करके ये पूरा आंसर निकाला ना, मेहनत कर करके पूरा ये आंसर निकाला, यही सेम आंसर अगर आप पहली रो में IJ के लिख दो, दूसरी रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट और सेकंड रो में थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के वो स्केलर कंपोनेंट लिख दो और उसको एक्सपेंड कर दो तो सेम यही आंसर निकलता है। इसीलिए मैथमेटिक्स का रूल ये बना रखा है कि भाई हम ऐसे ही करेंगे, ये वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे ही करेंगे। दो वेक्टर अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करेंगे, IJ के लिख देंगे, सेकंड रो थर्ड रो के अंदर उनके कंपोनेंट्स लिख देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि आंसर यही आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एग्जांपल और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो चीज़ें, मतलब चीज़ों को समझने में हेल्प हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपका हेल्प हो रहा है तो उनका हेल्प करने की कोशिश करना, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।